तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो एक क्लास होगी वो क्लास 12 वालों के लिए, जो कि आगे के चैप्टर हम लोग चलेंगे, आगे के टॉपिक को हम पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ये मादा जनन तंत्र से ही ये टॉपिक है, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आज का अंडाशय की आंतरिक संरचना। मतलब अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय के आंतरिक हिस्से को पढ़ेंगे, ठीक है, कि अंडाशय में किस प्रकार से अंडे का निर्माण होता है, वो कैसे कैसे रिलीज होता है, इसकी बात हम देखेंगे। तो चलिए आइए मेरे रसगुल्लों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, मैंने हेडिंग लगाया यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, ओवरी, यानी कि अंडाशय की आंतरिक संरचना। क्या होगा? अंडाशय की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। तो अंडाशय की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें मेरे शेर और शेरनियों, तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय की सबसे बाहरी जो लेयर होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है, तो अंडाशय की सबसे बाहरी जो परत आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम बाहरी परत को क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, बाहरी परत जो होती है उसी को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है ये अंडाशय का सबसे बाहरी परत होता है, यानी कि बाह्य परत है। किसका परत है? बाह्य परत है, बाह्य लेयर है अंडाशय का। कौन? जर्मिनल लेयर। इसके नीचे संयोजी ऊतक भी होता है। इसी के नीचे यहाँ पर क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। उसके बाद जिसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। जस्ट ये एपिथेलियम है, एपिथेलियम के जस्ट नीचे की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो एपिथेलियम के जस्ट नीचे की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इस वाले को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। इसी के अंदर वाला जो भाग होता है, इसके अंदर का भाग, उसी को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये संयोजी ऊतक का पूर्ण रूप से क्या होता है? ये भरा होता है। कनेक्टिव टिश्यू पूर्ण रूप से क्या होते हैं? यहाँ पर भरे होते हैं। अब इसी कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसी में बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके अंदर का भाग जो होता है स्ट्रोमा होता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रोमा लिखा है और ब्लड वेसल्स लिखा है, जिसको बोलते हैं रुधिर कणिकाएँ या फिर रुधिर वाहिनियाँ। ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी जो क्या होते हैं? रुधिर वाहिनियाँ होते हैं और यहीं पर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोमा होते हैं। यहाँ जो हरे कलर से हमने बताया उसको स्ट्रोमा ले देते हैं और जो रेड कलर से हमने बताया उसको हम ब्लड वेसल से बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये संयोजी ऊतक में पूर्ण रूप से पूरा जगह पर पाए होते हैं। एक शाखा के रूप में होते हैं। एक कैसे होते हैं? एक शाखा के रूप में ये होते हैं, ठीक है। सपोज दैट जैसे आपने पत्तियों की शाखाओं को देखते हैं, सेम वैसे इसमें होता है। जो टहनियाँ होती हैं उसकी शाखाएँ, सेम वैसे कंडीशन इसमें भी होता है। आगे समझते हैं कि स्ट्रोमा संयोजी ऊतक का क्या होता है? ये बना होता है। स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो ये किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि संयोजी ऊतक का। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का स्ट्रोमा बना होता है। स्ट्रोमा जो बना होता है संयोजी ऊतक का, बाहरी जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग जो होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। स्ट्रोमा का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके जो है, जैसे
इसी की बात हम कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर ठीक है, देखो मेडुला और हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉर्टेक्स की। जैसे यहाँ पर हम समझाते हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं, यहाँ पर जो बाह्य भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। इसके अंदर का जो भाग होगा इसको हम बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे, मेड्यूला। ये भैया इसी में लगा होता है, ध्यान रखिएगा, मेडुला होता है। ठीक है, अब उसके बाद की जो संरचना होती है वो क्या होती है, जब मेडुला होता है इसी स्ट्रोमा में, इस स्ट्रोमा में ठीक है, रुधिर केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, कोलेजन, ठीक है, इसी स्ट्रोमा में ध्यान रखिएगा, इसी स्ट्रोमा में क्या होते हैं, रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर लसिका केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, और लसिका के बाद क्या होगा, तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु। उसके बाद क्या होगा, कोलेजन, कोलेजन होगा। क्या होगा, कोलेजन। और यौन इलास्टिन, कोलेजन यौन इलास्टिन, इलास्टिन की रेशे क्या होंगी, ये जो रेशे के रूप में हमने बताया है इसको इलास्टिन बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, कोलेजन और इलास्टिन की रेशें इसी के ऊपर जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए इस वाले भाग को पूरा क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा वाला हिस्सा बोलते हैं। ये फिगर आप लोग ऐसे बनाएंगे। उसके बाद इसी स्ट्रोमा में इतना चीज हो गया, इसी स्ट्रोमा में ठीक है असंख्य अंड पुटिका होता है। इसी स्ट्रोमा में क्या होते हैं, मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा क्या होता है, स्ट्रोमा वाला हिस्सा होता है। तो स्ट्रोमा वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, असंख्य, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, उसमें क्या होते हैं, अंड पुटिका होते हैं, जिसको बोलते हैं ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें जर्मिनल सेल होता है, क्या होता है, जर्मिनल फैलोपियन होता है। क्या होता है, जर्मिनल फैलोपियन होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब हमने क्या बताया कि स्ट्रोमा में असंख्य रूप से, अच्छा ठीक है, स्ट्रोमा में असंख्य रूप से अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं अंड पुटिका। क्या बोलते हैं, अंड पुटिका, जिसको बोलते हैं ग्रैफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्रैफियन फॉलिकल होते हैं। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ग्रैफियन फॉलिकल सभी, लेकिन एक स्थान पे ऐसा होगा कि ग्रैफियन फॉलिकल क्या होगा, फूट जाएगा। ये होता है अंड पुटिका। क्या होता है, अंड पुटिका। देखो इतने चीज़ मैं बता रहा हूँ, भाई कैसे कैसे कार्य करेगा इसको मैं बताऊँगा। अभी केवल आपको नाम वगैरह सब चीज़ें बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे देखना चाहें तो आगे क्या होगा मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और सैनियों, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो निर्माण होता है ना, अंड पुटिका का निर्माण जो होता है ये भ्रूणीय अवस्था में होता है। जब ये भ्रूण अवस्था में हो तभी इसका निर्माण होता है। यानी इसका निर्माण कब होगा, जब भ्रूणीय अवस्था हो। कौन सी अवस्था, भ्रूणीय अवस्था हो तभी इसका निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा फॉलिकल में जो अगर हम बात करें, ठीक है, फॉलिकल में से एक कोशिका बड़ी होकर वृद्धि करती है। अच्छा, जब ध्यान सुनिएगा, ये जो है इधर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर तभी आकर निकला है जब यहाँ से शुरू होता है। एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, ये जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर हम जर्मिनल एपिथेलियम की बात करें
तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम की। इसी से एक छोटे अंड कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? प्राइमोर्डियल फॉलिकल की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाँ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जिसको बोलते हैं आदिम रोम। क्या बोलते हैं? आदिम रोम। ये जो रोम के रूप में निकले हैं इसको बोलते हैं आदिम रोम। आदिम रोम, ये रोम के जैसे मतलब निकलते हैं, मतलब उसी अंड पे क्या होते हैं, धीरे धीरे रोम आ जाते हैं। उसके बाद इसी में से असंख्य रूप में होते हैं, कई होते हैं, कई अंड पुटिका होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसी में से एक अंड पुटिका क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, जिसको बोलते हैं जेर्नुलोसा सेल। क्या बोलते हैं? जेर्नुलोसा सेल। इसी जेर्नुलोसा सेल को जिसको बोलते हैं, और यही जो सेल होगा धीरे धीरे क्या होगा, विकसित होगा, जिसको बोलेंगे प्राइमरी ओसाइट भी बोलते हैं, प्राथमिक कूप बोलते हैं, सॉरी प्राइमरी जो होता है इसको अंडाणु बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक अंडाणु बोलते हैं। यही अंडाणु क्या काम करेगा, एक अंडाणु इन सभी संख्याओं में से एक अंडाणु विकसित होगा और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम बीतता हुआ जाएगा तो धीरे धीरे ये भी विकसित हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अंडाणु से क्या बनाएगा, प्राथमिक, ठीक है, फॉलिकल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक कूपिका का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक कूपिका का निर्माण करेगा। मतलब यहाँ से चला है, उसके बाद ये बना है, ये वाला ब्लैक वाला, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो इसमें से क्या होंगे, इसकी कोशिकाएं जो है विभाजित होंगी और ये कई कोशिकाओं में बटे, मतलब ये इसकी कई दीवारें बनेंगी। तो जब ये सेकंड वाला स्टेप में आएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर जो इसका बाहरी लेयर होगा, ये वाला जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया अंदर वाला, इस वाले लेयर को हम क्या बोलेंगे, तो इस वाले को बोलेंगे सेकंड फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड फॉलिकल बोलेंगे। उसके बाद इसके अंदर वाले की बात करते हैं जो हमने ब्लैक कलर से भरा है, इसको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका कोशिकाएं बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थीका। जो द्रव के रूप में भरा होता है इसमें थीका के रूप में भरा होता है। इसके बाहर जो हमने हरे कलर से भरा है इसको बोलते हैं एंट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रियम, जिसको बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं हिंदी में? कोटर, कोटर। उसके बाद इसके सबसे बाहरी वाले लेयर को क्या बोलते हैं? जेर्नुलोसा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेर्नुलोसा सेल, जो कि यहाँ से आपका चला था जेर्नुलोसा सेल, ठीक है। सबसे बाहरी वाले लेयर को क्या बोलेंगे? जेर्नुलोसा सेल ही बोलेंगे। उसके बाद एक स्थिति ऐसे आएगी कि इसमें कुछ खाली स्थान बन जाएंगे, जो चांद के रूप में दिखाई दे रहा है, ये रिक्तिका होता है। क्या होता है? ये रिक्तिका होता है। यहाँ पर एक केंद्रक होता है जिसको बोलेंगे सेकंड, ठीक है, ओसाइट, यानी कि द्वितीयक अंडाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड ओसाइट को क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडाणु बोलते हैं। उसके बाद सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसको बोलेंगे, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल या फिर ग्राफियन पुटिका की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्राफियन पुटिका। और यही ग्राफियन पुटिका क्या होती है, लास्ट में चल करके ये ग्राफियन पुटिका क्या होती है, फट जाती है। और जब यही ग्राफियन पुटिका फटती है तो यहाँ से फट करके क्या होता है, ये वाला जो अंडा का निर्माण करके ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और ये बाहर जब निकलता है तो क्या होता है, जब झालर लगा होगा तो उसी झालर के अंदर के जरिए क्या होगा, धीरे धीरे वो चला जाएगा फैलोपियन नली में। और ये अंडा, यही समझ लेते हैं कि अंडाणु जो होते हैं, अंडाणु के परतों के बारे में। सबसे ऊपर की जो परत होती है इसको बोलते हैं क्या चीज़, कोरोना बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। सबसे इस यहाँ पे हमने लिखा है जेर्नुलोसा सेल, ठीक है। इसके ऊपर वाली परत को हमने बताया है जेर्नुलोसा सेल। अगर हम बात करें उसके नीचे वाली परत को, तो ये वाला जो परत आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला, इस वाले परत को हम क्या बोलते हैं, तो जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। उसके बाद यहाँ पर केंद्रक होता है जिसको बोलते हैं सेकंड ओसाइटी। क्या बोलते हैं? सेकंड ओसाइटी, यानी कि द्वितीयक अंडाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंडाणु। और यही चल करके क्या करता है,
आगे जो है जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यही केंद्रक निकल करके, मतलब अंडाणु के केंद्रक और शुक्राणु के केंद्रक मिल करके दोनों आपस में मिलते हैं, तब क्या होता है फर्टिलाइजेशन पूर्ण रूप से होने लगती है। अब आगे देखते हैं, जब ये फूट जाएगा तो फूट करके ये चला जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ना चालू होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सिकुड़ना चालू होगा। उसके बाद रेड के आकार का बनेगा, यानी कि तब उसके बाद कौन सी प्रक्रिया बनेगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको बोलते हैं पीत पिंडक। क्या होगा, यहाँ उसके पहले याद रखिएगा कि अंडपुटिका जो होता है ये क्या होता है, टूटा हुआ ग्रेफियन कूप होता है। अंडपुटिका टूटा हुआ ग्रेफियन, ठीक है, कूट होता है, ग्रेफियन कूप होता है। जब ये टूट जाएगा तो ये कूप का रूप ले लेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये इसकी जो है त्वचा, इसकी जो परत होंगी वो भरते जाएंगी और एक ये रूप ले लेगा किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कौन सी अवस्था बनती है, तो ये बनता तुम्हारा कॉर्पस एल्ब्यू, ठीक है, एल्ब्यूसन, ठीक है, एल्ब्यूकेंस का। कॉर्पस यूल्ब्यूकेंस भी से हम कह सकते हैं, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर इसको बोलते हैं, ठीक है, डेजिनेटस, ठीक है, डेजिनेटर्स, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी से हम कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं कॉर्पस एल्ब्यूकेंस भी बोलते हैं। जब इसके बाद ये अवस्था बनेगी उसके बाद फिर ये अवस्था आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस, ठीक है, इस वाले को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बोजीनिया भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से फिर ये अवस्था आएगी, ये तो चले जाएंगे, फिर क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, फिर ये प्रक्रिया रिटर्न होगी, फिर वैसे दोहराई जाएगी। मतलब पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये स्फुटित होंगे, बाहर निकलेगा अंडाणु, अंडाणु क्या होगा, बाहर निकलेगा, उसके बाद फिर ये सूख जाएंगे, फिर उसके बाद रेड कलर के हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होंगे, परिपक्व होने के बाद फिर एकदम खत्म हो जाएंगे। फिर से क्या होगा, जो जर्मिनल एपिथेलियम होगा, फिर से उसमें से एक कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। तो मैंने इतना चीज़ बताया, उसके बाद धीरे धीरे हम और आगे चीज़ों को समझते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको लिखना भी है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ लिखने लगोगे फिर दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर फॉलिकल्स में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, जो कि हमने पहले बताया कि इन फॉलिकल्स में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर के क्या करती है, वृद्धि करती है। जब ये मेरे रसगुल्लों वृद्धि करती है तो वृद्धि करने के बाद प्राथमिक डिम्बाणु जनन का निर्माण होता है। इसमें कौन सा निर्माण होगा, इसी में क्या होगा, प्राथमिक डिम्बाणु जनन का या फिर डिम्बाणु जनन का निर्माण होगा और बाकी सभी कोशिकाएं इसके चारों ओर, ठीक है, मेम्ब्रेन्स बनाएंगे, यानी कि मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ग्रेनुलोसा बनाती हैं। बाकी सभी कोशिकाएं क्या करेंगी, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगी, ग्रेनुलोसा। देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रेनुलोसा ही बना रहे हैं। जो ब्लैक कलर से हमने बनाया इसको क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा की एक कोशिकाएं बना रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, इसी पुटिका में आपूर्ण तरल युक्त पुटिका गुहा पाया जाता है। इसी पुटिका में आपूर्ण से मतलब जो पूर्ण नहीं होता है, एक गुहा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, ठीक है, फॉलिकल, ठीक है, कैविटी बोलते हैं। मतलब इसी में क्या होता है, एक खाली स्थान, जो हमने नीले कलर से जब देख रहे हैं बनाया हमने, इसको बोलते हैं कैविटी, यानी कि खाली स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, फॉलिकल कैविटी, फॉलिकल कैविटी। जब ये फॉलिकल कैविटी स्थित होता है तो पुटिका या फॉलिकल के होते हैं और कोरोना रेडिएटा। अब देखो भैया, डायरेक्ट बात कर दिया यहाँ कर, कोरोना रेडिएटा, ये देख रहे हो ना, ये वाली परत कौन सी है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा हमने क्या बताया, और इसी कोरोना रेडिएटा वाले हिस्से पर कोरोना रेडिएटा कोशिकाएं क्या होती हैं, हाइल्यूरोनी, क्या होगा, हाइल्यूरोनी अम्ल द्वारा टूट जाती हैं। ये कोरोना रेडिएटा की जो परतें हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाली परतें, ये जो होता है किसके द्वारा टूटती हैं, तो ये परतें टूटती हैं, उसके नीचे क्या बचता है,
तो जर्मिनल सेल बनता है। इसके ऊपर कौन सी परतें होती हैं? तो कोरोना रेडिएटा की परतें होती हैं जो कि टूट रही हैं। इसको किस वजह से टूटती हैं, किस अम्ल से टूटती हैं? तो उसको बोलते हैं हाइलोरिन अम्ल। इस अम्ल से क्या होता है, ये कोरोना रेडिएटा की जो परतें हैं टूट जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ठीक है, जेर्नुलोसा सेल पाई जाती है। उसके अंदर, ठीक है, जोना प्लेसिडा होता है, उसके अंदर सेकंड ओसाइटी होता है। ये इतनी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेरे रसगुल्लों फिर आगे हम लिखेंगे क्या चीज़, जब ये टूट जाती है तो इनमें और भी चीज़ें होती हैं, अम्ल द्वारा टूट जाती हैं और परिपक्व होता है। जब ये परिपक्व होगा, परिपक्व होने के बाद ग्राफियन पुटिका फटता है। जब ये परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा, ग्राफियन पुटिका क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। जब ग्राफियन पुटिका देख रहे हैं ना, ग्राफियन पुटिका उन्होंने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ग्राफियन पुटिका क्या होगा, ये वाला हिस्सा जब ये टूट जाएगा, ग्राफियन पुटिका क्या होगा, टूट जाएगा। तो ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडाणु कोशिका, सेकेंड ओसाइटिस, द्वितीयक अंडाणु कोशिका, ठीक है, को मुक्त कर देता है। तब इसको क्या कर दिया है, द्वितीयक अंड कोशिका को बाहर निकाल देता है। तो रक्त ग्रंथियाँ, ठीक है, जब ये बाहर निकाल देता है तो शेष बची कोशिकाएं, तो शेष जो बच जाती हैं कोशिकाएं वो क्या कर देती हैं, शेष बची कोशिकाएं क्या करती हैं, रक्त ग्रंथिल संरचना बना लेती हैं। ये कार्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैसे बना लेंगे। ये कार्पस ल्यूटियम क्या बना लेती है, रक्त ग्रंथिल क्या बना लेगा, संरचना बना लेती है। रेड कलर का होता है। जब ये रक्त ग्रंथिल संरचना बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि को, ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, अंतःस्रावित, ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि की भांति कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। मतलब कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। ये रक्त, ठीक है, ग्रंथिल हो जाती है, एकदम रेड कलर की हो जाती हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये रेड कलर की हो जाती है। कैसे हो जाती है, रेड कलर की हो जाती हैं। अब समझिएगा, जब ये रक्त ग्रंथिल हो जाएंगे, उसके बाद जब ये क्या होगा, जो पीले रंग की हो जाती हैं, ये कैसे हो जाएंगे, तो फिर ये पीले रंग की हो जाएंगी। अब ये जब पीले रंग की हो जाएंगी तो इसी से, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। मतलब कार्पस ल्यूटियम से कौन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। किससे, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। यदि निषेचन नहीं होता है, अगर मान लीजिए इसका निषेचन नहीं होगा, अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम एक धब्बे के रूप में शेष रह जाता है। और जब इसका निषेचन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक धब्बे के रूप में क्या होगा, ये शेष बचा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्ब्यूकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस एल्ब्यूकेंस कहते हैं। ये पूरी संरचना मैंने आपको बता दी। तो अब आइए मेरे रसगुल्लों, अब देखते हैं सहायक जननांग में देख लेंगे, जो कि होगा आपका अंडवाहिनी, या फिर हम बात कर लेंगे किसकी, ठीक है, डिंबवाहिनी या फिर फैलोपियन नली की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें ये समझ में आएगी। फिर से देख लेते हैं। ये उपकला जो है अस्तर होता है, जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसी एपिथेलियम से क्या होता है, इन अंड कोशिकाओं का, इन अंड पुटिका का निर्माण होता है। ये असंख्य होते हैं। इनमें से एक जो है अंड पुटिका विकसित हो जाती है और विकसित होकर के अपने ऊपर जो है जर्मिनल सेल बना लेती है, जर्मिनल कोशिका बनाती है। और धीरे धीरे जब विकसित होती है तो क्या बनाता है, प्राथमिक कोशिका बना लेती है। उसके बाद इन्हीं कोशिकाओं में जो है कई प्रकार के भागों में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, सेकंड जो है ओसाइटी होता है। तो ये कई प्रकार के जब टूटता है तो यहाँ बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान हो जाते हैं, जो बाद में चल करके आपस में जुड़ करके एक बड़ा रिक्त स्थान बनाते हैं।
जिसको कैविटी बोलते हैं, ठीक है, फॉलिकर कैविटी बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें जो है इसकी परतें जो है उसके बाद एक परत बनाती है जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं ग्राफियन पुटिका। और ये ग्राफियन पुटिका जब परिपक्व होता है तो उस समय फटता है। किस कारण फटता है? तो हाइल्यूरोनिया अम्ल के कारण क्या होता है, ये फटता है। तो इसके अंदर की जो परतें होती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, वो भी फट जाता है और फट करके क्या कर देता है, इन्हीं कोशिकाओं को बाहर निकाल देता है। जिसमें सबसे बाहरी की जो परत होती है उसको बोलते हैं जेर्नुलोसा सेल बोलते हैं। उसके अंदर की जो परत होती है उसको बोलते हैं जोना प्लेसूडा। उसके अंदर की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं सेकंड ओसाइटी बोलते हैं। अच्छा, ये चला जाएगा तुम्हारा कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद बाकी जो यहाँ पर बच जाएंगे वो एक पीले के रूप में क्या हो जाएंगे, जो रक्त ग्रंथिल का निर्माण करेंगे, पीले कलर का एक ग्रंथिल का निर्माण करेंगे जिसको बोलेंगे रक्त ग्रंथिल। और यही रक्त ग्रंथिल क्या करता है, जिसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथिल का काम करता है जो प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। जब इसका निषेचन नहीं होता, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो उस कंडीशन में यह वैसे धब्बे के रूप में रह जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस, ठीक है, एल्ब्यूकेंस कहते हैं। ये इतनी प्रक्रिया हमने आपको बताया, ये वाली पूरी प्रक्रिया इधर हो जाती है, ठीक। इस वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा के जैसे ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है, रक्त केशिकाएं, लसिका केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, कोलेजन और इलास्टिन की रेसें होती हैं यहाँ पर, ठीक। मुझे लगता है कि अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी या फिर हम लोग देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में देखेंगे मेरे रसगुल्लो? फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको मैं रफ करूं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे डिंब वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। हेडिंग क्या लगाएंगे, डिंब वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब, या फिर जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी भी उसी को कहते हैं, ठीक है, उसी को फैलोपियन नली भी बोलते हैं। मतलब तीन नाम तो उसके ऑलरेडी हो जाएंगे, तो सभी का नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जाता है, तो ध्यान रहे, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में जब नाम पूछ लिया जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि कोई बच्चा या बच्ची मेरे YouTube चैनल से पढ़ करके, ठीक है, वो टॉप करता है, बायोलॉजी में अच्छा नंबर का लेके आता है, तो मैं उसको अपने इस YouTube के माध्यम से, ठीक है, उसको जो है एक गिफ्ट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, वहाँ तक उसके पता तक वो भेज दिया जाएगा। चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी की, ये होगा अंड वाहिनी या फिर हम इसी की बात कर लेते हैं डिंब वाहिनी। अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फिर इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन नली। एक इंग्लिश केवल लिख देता हूँ, सबके इंग्लिश भी होते हैं, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। क्या बोलेंगे? ओविडक्ट। अगर हम इन सब की बात कर लेते हैं मेरे शेरों शेनियों, तो ध्यान क्या देना है? ओविडक्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? ओविडक्ट की। तो इसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान में क्या रखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है, जैसे मैं आपको फिगर एक वैसे सरसरी निगाहों से दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये गर्भाशय, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कि 2 संख्या में होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले चीज़, तो यह जो होता है फैलोपियन ट्यूब जो होती है, यह पतली होती है। कैसी होती है? पतली कुंडलित नुमा होती है। कैसी होती है? कुंडलित नुमा।
पतली भी होती है। कैसे होती है? पतली प्लस कुंडलित नुमा। कैसे होती है? कुंडलित नुमा होती है। अच्छा, ये कुंडलित नुमा तो होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, क्या बात कर ले मेरे रसगुल्लों? लंबाई की। तो लंबाई इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जो अंडाशय तक फैली रहती है। कहाँ तक फैली रहती है? ये अंडाशय तक फैली रहती है। कहाँ तक फैली रहती है? अंडाशय तक। ठीक है, अंडाशय तक फैली रहती है। ये मैंने इतना बताया। ठीक है, अब ध्यान देना क्या है कि ये अंडाशय तक फैली तो रहती है, उसके बाद इसकी जो पहला भाग होता है, इसका पहला भाग जो मैंने आपको बताया था, इसके पहले भाग की अगर हम बात करें तो पहला भाग और क्या होगा? मध्य भाग, मध्य भाग। उसके बाद क्या होगा? मध्य भाग के बाद क्या होगा? जिसको बोलते हैं पश्च भाग। मध्य भाग और पश्च भाग, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहले भाग की बात करें या फिर अग्र भाग की करें तो अग्र भाग को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। जिसको बोलते हैं कीपक। क्या बोलते हैं? कीपक। ये वाला हिस्सा फिम्ब्रिया यानी कि कीपक। उसके बाद मध्य वाला जो हिस्सा होता है, मध्य वाले को क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। हिंदी में बोलते हैं उसको तुम्बिका। इस वाले हिस्से को बोलते हैं, जहाँ पे हम बताए हैं ये वाला, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तुम्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? तुम्बिका बोलते हैं। पश्च भाग को क्या बोलते हैं? तो पश्च भाग को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। अगर हम इस्थमस की बात करें तो इस्थमस कहाँ होता है? तो इस्थमस जो होता है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा तुम्हारा इस्थमस कहलाता है। इस्थमस होता है। क्या होता है? इस्थमस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये अंडाणु लगे होते हैं, अंडाशय लगा होता है। ठीक है, ये मैंने इतना बताया। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो निषेचन जब होता है तो निषेचन के समय निषेचन जब होता तो निषेचन के समय निषेचन होता है। ठीक है, इस्थमत वाले स्थान पर क्या होता है? निषेचन होता है। एक साथ दोनों फैलोपियन ट्यूब काम नहीं करते। मतलब अगर आप चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, दिमाग में आपके आ रहा है ऐसा कि ये दोनों फैलोपियन ट्यूब जो होंगे एक साथ कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर एक महीना ये काम करेगा तो एक महीना ये काम करेगा। ठीक है, ये पारी पारा करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब दोनों एक साथ कार्य नहीं करते हैं। तो आप लिखेंगे फैलोपियन ट्यूब। क्या लिखेंगे? फैलोपियन ट्यूब एक साथ कार्य नहीं करते। फैलोपियन ट्यूब एक साथ कार्य नहीं करते। ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। एक महीना कोई और कार्य करेगा, दूसरी महीना कोई और कार्य करेगा, ये मैंने बताया। उसके बाद इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, यानी इसके कार्य की बात करें, किसकी बात करें? कार्य की। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि इसके कार्य में जो चीज़ें आएंगी, यह अंडाणुओं को गर्भाशय तक ले जाता है। किसको लेके जाता है? अंडाणुओं को गर्भाशय तक
ले जाता है, पहले चीज। दूसरा कार्य क्या होगा, ये निषेचन तक अंडाणुओं को पोषण प्रदान करता है। निषेचन तक अंडाणुओं को पोषण प्रदान करता है, ये मैंने बताया। उसके बाद जब ये पोषण प्रदान कर देगा तो ये अंडाणुओं को शुक्राणु तक पहुंचाने में मदद भी करता है। ये अंडाणुओं को शुक्राणुओं तक पहुंचाने में मदद करता है, ये मैंने बताया। ठीक है, तो 3 कार्य मैंने बता दिए हैं आपको। मैंने उससे पहले पढ़ाया था अंडाशय की आंतरिक संरचना भी पढ़ा दिया था। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।